मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो कंसिडर्स मॉलिक्यूल ए सिंगल यूनिट ये मॉलिक्यूल को एक सिंगल यूनिट के तौर पर मानती है। ऐसा मानना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के हैं, एक को कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बनते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। यहाँ से फौरन से आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि ये वाला जो फिनोमिनन है यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच पर बेस कर रही है और इट इज़ ऑब्जर्विंग, इट इज़ बिलीविंग दैट ऑर्बिटल्स आर बेसिकली वेव्स। वो साई स्क्वायर या साई या फंक्शन है, वेव फंक्शन है। तो इसलिए इन्होंने वो जो वेव फंक्शन है उनके दरम्यान में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से इन्होंने बना दिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है जी बात। तो ये इनकी बात आ गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, दे विल बी स्टेबल, और एंटी बॉन्डिंग वाले अनस्टेबल हो जाएंगे। आमतौर पर अगर हम एस की बात करें तो एक एस और एक एस के मिलने से एक सिग्मा एस बनता है और एक सिग्मा स्टार एस बनता है। स्टार वाले को एंटी बॉन्डिंग कहेंगे और सिंपल वाले को बॉन्डिंग कहेंगे। लेकिन अगर पी को देखें तो पी तीन तरह के हैं। जब पी तीन तरह के हैं तो यहाँ पर भी ये बात मानी गई है कि दो पी एक तरीके से ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग वाली जो ओवरलैप होती है, और बाकी चार जो हैं वो पाई बॉन्डिंग वाली ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ ना एनर्जी, यहाँ पर वाई एक्सिस पर ना एनर्जी है, इस तरीके से चार लाइनें लग सकती हैं। अब यहाँ पर मजीद अगर आप देखें तो यहाँ पर कौन कौन से एटम है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, इनके बारे में अगर बात करें तो इस साइड पर तो हमेशा पाई स्टार पी वाई और पाई स्टार पी जेड होगा। 2py 2pz मैं बात कर रहा हूँ शुरू वाले सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की। इन सब के लिए यहाँ पर पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz, और यहाँ पर होगा सिग्मा स्टार 2px सबके लिए ही। यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड पीरियड के लाइटर एलिमेंट्स की, लाइक बोरॉन की बात कर रहे हैं, कार्बन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो कोई और मामला हैं। जबकि अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात कर रहे हैं तो मामला थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। अगर हम बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सिग्मा 2px है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जबकि पाई 2py और पाई 2pz की एनर्जी जो है वो कम होती है। बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए इसकी वजह हाइब्रिडाइजेशन बताता है, हमें वजह फिलहाल इतनी ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ ये अरेंजमेंट पता होनी चाहिए। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सिग्मा 2px नीचे होगा, पाई 2py और पाई 2pz ऊपर की तरफ होंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ पोजीशन है, याद रहे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिर्फ सिंपल एटम्स पर काम नहीं करते। सिंपल एटम्स के लिए तो दोनों साइड पर जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। यहाँ पे वाई एक्सिस पर एनर्जी चल रही है, वाई एक्सिस पर एनर्जी चल रही है। तो अब यहाँ पर क्योंकि दोनों एक ही एटम, एक ही एलिमेंट के एटम है, इसलिए हमने उन दोनों को बराबर जगह पर बनाया। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे ना, तो एक कार्बन एक ऑक्सीजन, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो थोड़ा सा ऊपर बनेगा, और ऑक्सीजन थोड़ा सा नीचे बनेगा। जैसे कॉल्सन डायग्राम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, यहाँ पर मैं कॉल्सन डायग्राम की ही वजाहत करता चलूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कॉल्सन डायग्राम है उसके मुताबिक कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लिगेंड के से जो है ना वो मेटल लिगेंड बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पाई स्टार में वेकेंट पोजीशन होती है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बोनाइल कंपाउंड ना जेम्स हुई या जीडी टूली के जो बुक है उसमें तारिक साहब पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाते थे, तो स्पेसिफिकली कार्बोनिल्स की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस पर बड़ा एम्फेसाइज किया जाता था। और उसमें वो जो लोन पेयर एक्सेप्टर वाला इसका कॉन्सेप्ट है वो कॉल्सन डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है। अच्छा, तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमारे पास आ गई। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पर जब आप इसकी पूरी डायग्राम बनाते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही एक्सप्लेन होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बॉन्ड फॉर जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड हैं उनके बारे में भी हमें गाइडलाइन देती है। वो कैसे पता लगता है, आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन
माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 कर देना होता है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि किसी एटम के दरमियान में दो एटम्स जो बॉन्ड बना रहे हैं उनके आपस में कितने बॉन्ड बनेंगे। यहाँ से ही फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड जो है बॉन्ड ऑर्डर, उसका भी कंसेप्ट मिलता है कि कुछ बॉन्ड जो है ना वो आधे भी हो सकते हैं। सही है जी बात। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी काफ़ी एडवांस टाइप की थ्योरी थी जिससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि जितनी ज़्यादा स्मूथली हम चल रहे होते हैं, छोटी छोटी बातें बीच में कर रहे होते हैं, ये छोटी छोटी बातें ही पेपर में सवाल की शक्ल में आपको आती हैं। तो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को मिला के एक ओवरऑल पिक्चर आपके सामने पेश की जाती है। उनकी डिटेल आप बाद में किताब से पढ़ भी लेते हैं। तो अगर कोई मसाइल रह जाते हों तो उन्हें आपस में लाजमी डिस्कस किया करें। डिस्कस किए बगैर जाना वो अच्छे नतीजे पर पहुँचना पॉसिबल नहीं है। हम आगे चलते हैं। अब हमने फजांस रूल ये वाला हिस्सा ना तकरीबन जो केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग थी वो तो हमने तकरीबन मुकम्मल कर ली, लेकिन फजान रूल को अक्सर जो है वो केमिकल बॉन्डिंग के साथ मिलाकर ही पढ़ा जाता है। हालांकि बेसिकली वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी से रिलेट करती है, लेकिन फिर भी फजांस रूल को हम यहाँ पर डिस्कस ज़रूर करते हैं इंशाल्लाह, और उसके साथ फिर इस यूनिट को मुकम्मल करेंगे। जी जनाब, तो बात चल रही है फजांस रूल्स की। फजांस रूल्स आर रिलेटेड विद पोलराइजिंग पावर ऑफ मेटल कैटाइन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन। कैटाइंस जो है ना वो पोलराइजिंग पावर रखते हैं, यानी कि दे हैव एन एबिलिटी टू पोलराइज द एनाइन, जबकि एनाइंस के पास होती है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पोलराइजेबिलिटी को हमने लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस में पढ़ा था। फिलहाल हम बात कर रहे हैं पोलराइजिंग पावर की। पोलराइजिंग पावर भी चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ कैटाइन पर डिपेंड करती है। इसके लिए दूसरे नाम आयोनिक पोटेंशियल या चार्ज डेंसिटी रखे गए हैं। पोलराइजिंग पावर फजांस रूल के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ है। एक फजांस रूल्स और एक शार्प प्रिंसिपल, इससे हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। फजांस रूल के मुताबिक जो पोलराइजिंग पावर है वो चार्ज ऑन कैटाइन के बढ़ने से बढ़ती है, जबकि साइज ऑन कैटाइन के बढ़ने से कम होती है। साइज ऑफ कैटाइन के बढ़ने से कम होती है। तीसरा फैक्टर जो असर डालता है वो ये असर डालता है कि जो फाई है पोलराइजिंग पावर, अगर दो चीज़ें ऐसी हो, पहला क्या है, चार्ज बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, कम होगी। अगर दो ऐसी स्पीशीज आ जाएं जिनकी चार्ज टू साइज रेशो तकरीबन सेम है, जैसे कि कॉपर और सोडियम, चार्ज और साइज इनका तकरीबन मैच करता है, तो फिर जो डी सबशेल वाला होगा जिसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट जो होंगे उनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। ये तीसरी बात हो गई। अच्छा, जो पोलराइजिंग पावर है ना जी, अगर वो बढ़ेगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ने का मतलब ये है कि अगर दो आयन है, फॉर एग्जांपल एक आयन है मैंगनीज +2 वाला और एक आयन है मैंगनीज +4 वाला, जाहिर बात है कि मैंगनीज +4 के लिए फाई की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि उसका चार्ज ज़्यादा है। तो अगर ऐसा कुछ हो कि एक ज़्यादा, ये दोनों चीज़ें हैं, एक के लिए पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, एक के लिए पोलराइजिंग पावर कम है, तो जो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा वाला है ना उसके कंपाउंड कोवेलेंट कैरेक्टर रखेंगे। जो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा वाला है वो अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा वाला है उसकी हाइड्रेशन आसान है। ये एरो ऊपर का मतलब है कि काम जल्दी हो रहे हैं, ये टेंडेंसी इंक्रीज कर रही है। और इसका जो एसिड हो वो ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक होंगे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर वाले का। इसके जो कार्बोनेट्स हैं वो स्टेबल होंगे और इसके कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। ये सब बातें यहाँ पर हमें इंफॉर्मेटिव मिल जाती हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा नतीजे आप निकाल सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सिर्फ इस सिंपल सी इंफॉर्मेशन से। एक और ज़बरदस्त बात जो पोलराइजिंग पावर से पता लगती है वो ये कि अगर स्पीशीज़ की पोलराइजिंग पावर एक जैसी हो, लाइक लिथियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो लिथियम और मैग्नीशियम और बेरिलियम और एल्यूमिनियम एक रिलेशनशिप शेयर करते हैं जिसे कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। लिथियम रिजेंबल्स इन प्रॉपर्टीज टू मैग्नीशियम एंड बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, और इसकी वजह भी फजांस रूल्स के मुताबिक फाई की वैल्यू, पोलराइजिंग पावर की वैल्यू एक जैसा होना है। क्लियर हो गई थी बात। तो फजांस रूल की इंपॉर्टेंस हमें पता लग गई। मजीद मैं ये भी बताता चलूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पता करने के लिए हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जैसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये GD2 में एक छोटा सा कंपैरिजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से मौजूद है, उसको भी हम देख लेंगे। अगर टूली आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सनाउल्लाह की बुक में जितना डाटा है वो ही काफ़ी
काफ़ी है। तो काफ़ी सनाउल्लाह की बुक के अलावा अगर आप चौधरी गुलाम रसूल की बुक इस्तेमाल कर रहे हैं, नेवर माइंड, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो एक्सरसाइज के MCQs हैं वो आपने मेजॉरिटी सनाउल्लाह की बुक से कर लेने हैं। उसमें ज़्यादातर वेस्पर थ्योरी की शेप्स ही पूछी गई हैं, ज्योमेट्रीज ही पूछी गई हैं। उम्मीद है कि आप तक तमाम तर डाटा जो है वो पहुँच गया है। कोई सवाल हो तो आपने आगाह कर देना है इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।